सवाल है आज का कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मुंबई में है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इधर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह ग्रामीण विकास के एक अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थान है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन में काम करता है। नहीं, ये वित्त मंत्रालय के अधीन में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है ये। इसका उत्तर हो जाए केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1981 में कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ये आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो सी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड, जिस प्रकार से आपको बैंक वाले फ़ोन करते क्रेडिट कार्ड है ले जाइए, बाद में पैसा दे दीजिएगा, अभी खर्च कीजिए, उसी प्रकार का केसीसी है जरा, जिसको बड़ा ही परिवर्तनकारी माना जाता है एग्रीकल्चर के रिफॉर्म में। तो ये 1998 में शुरू किया गया था। अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये भारत में किया गया है, एक विशाखापत्तनम के तट पर किया गया है। मालाबार अभ्यास क्वाड का अभ्यास माना जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अमेरिका और कौन बंधुओं, तो जापान, ये भाग लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। वहाँ पर नेवी का अच्छा खासा वहाँ पर डेवलपमेंट है, तो नेवी का वहाँ पर अभ्यास वगैरह बहुत सारे आयोजित होते हैं। तो मालाबार अभ्यास भी वहीं पर आयोजित हुआ है। निम्न से कौन सा देश मालाबार अभ्यास का हिस्सा नहीं है, तो दक्षिण कोरिया हिस्सा नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। आपको तो बता ही दिया मैंने कौन कौन शामिल था, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इसमें शामिल था। अभ्यास काकाडू कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अभ्यास काकाडू कहाँ पर है, तो काकाडू ही नाम है इसका, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अभ्यास काकाडू रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, रॉयल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था ऑस्ट्रेलिया एक समय में। कुछ दिन पहले तक लॉन्ग लिव किंग के गाने गाते हैं ये अभी भी। द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है जो अंतर संचालन समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए देशों के एक साथ लाता है। इस अभ्यास में युद्ध से लेकर मानवीय कार्यों तक की विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इसमें नई प्रौद्योगिकी सब कुछ शामिल होता है। तो काकाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के श्री सिंहेश्वर मंदिर में 2 पृष्ठ ताम्रपत्र शिलालेख पर का एक सेट खोजा गया। यह किससे संबंधित है, तो ये कृष्णदेव राय से जुड़ा हुआ था। कृष्णदेव राय जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। कई सारे निर्माण भी इन्होंने किए हैं। बाबर के समकालीन थे ये, बाबर के समकालीन थे। बाबर जब भारत आया तो उस समय विजयनगर के शासक यही थे। अब उसी ताम्रपत्र के बारे में डिटेल सवाल को हल करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु से प्राप्त 2 पृष्ठीय ताम्रपत्र शिलालेख के एक सेट के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस शिलालेख पर पांड्य साम्राज्य की मुहर है। शिलालेख में चंद्रगिरी के राजा द्वारा ब्राह्मणों के गांव में दान करने का उल्लेख है। यह संस्कृत में लिखा गया है। कौन सा कथन सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। ये तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले के मापेदू गांव में सिंहेश्वर मंदिर में मिला है और ये विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करता है, न कि पांड्य साम्राज्य से। तो पांड्य से नहीं है, ये विजयनगर साम्राज्य से है, इसीलिए पहला गलत था, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कृष्णदेव राय किससे संबंधित हैं, तो किस वंश से हैं, तो तुलु वंश से हैं। तुलुवा वंश जिसको कहा जाता है, तुलुवा या तुलुब, ये संगम, सुलुब, तुलुब, अरविडू ये वंश है अलग अलग किस्में। तो विजयनगर में शासन करने वालों वंश हैं ये, विजयनगर में जिन्होंने शासन किया उनके अलग अलग वंश हैं ये। आप एक काम कर सकते हैं कि इस वंश को आप क्रम में लगाकर बता सकते हैं कि किस वंश ने कब शासन किया है। ओके, विजयनगर साम्राज्य 1509 से 1529 तक कृष्णदेव का शासन रहा है। कृष्णदेव राय के बाद 1530 में अच्युत राय ने और फिर उसके बाद 1542 में सदाशिव राय ने शासन संभाला। उन्हें विभिन्न उपाधियों के से जाना जाता है। इसमें कन्नड़ राज राम रमन शामिल थे। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं किनको, तो विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय को गिना जाता है। निम्न से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रचना कौन सा नहीं किया गया है, तो परिजात पहरानम ये उनके द्वारा रचित नहीं है। मदालसा चरित, जाम्बती कल्याण, अमुक्त माल्यद ये तीनों कृष्णदेव राय जी के द्वारा रचित है। ओके, और इसको किसने रचा, इसको रचा है, 1 मिनट यहाँ पर होगा, देखिए लिखा हुआ नंदी तिम्मन नाम था जिन्होंने इसको रचा है। कृष्णदेव राय के साम्राज्य में कई सारे अलग अलग भाषाओं के राजा अलग अलग भाषाओं के लेखक रहते थे।
हु वाज फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये हरिहर और बुक्का था। हरिहर और बुक्का ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सैनिक भी रहे थे। इन्होंने ही बाद में विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर नामक कोई साम्राज्य था, ये बहुत बाद में पता चला है भारतीय इतिहासकारों को कि विजयनगर साम्राज्य का कोई हिंदू साम्राज्य था, हिंदू राज्य था वहाँ पर। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में। ओके, अगला सवाल है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में किया है। 1510 के आसपास बीजापुर के सुल्तान के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने विजयनगर के सहयोग से गोवा पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य को बंदूकें, अरबी घोड़े उपलब्ध कराए, जबकि कपास, चावल, चीनी, मसाले, नील व लकड़ी का निर्यात किया गया। विजयनगर शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जैसे भव्य मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि विश्व खाद्य दिवस 2024 का विषय क्या था, थीम क्या था इस बार का, तो थीम था इस बार का बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, बेहतर राइट फूड फॉर द बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। यही था इस बार का थीम विश्व खाद्य दिवस का। अगला सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस 1946 में खाद्य व कृषि संगठन एफएओ की स्थापना का प्रतीक है। एफएओ की स्थापना इसी तिथि को किया गया था, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है। अगला है कि यह दिवस वर्ष 1979 में अस्तित्व में आया। उपरोक्त में से सही कथन केवल बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यह दिन 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन प्रतीक है। हालांकि विश्व खाद्य दिवस 1979 में एफएओ के 20वें सत्र के दौरान अस्तित्व में आया था। वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया और भोजन के अधिकार को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के द्वारा भी मान्यता दी गई है। हाल ही में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान चर्चा में था। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 2021 ईस्वी में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे परिवहन परियोजना के समन्वय और निष्पादन के लिए लॉन्च किया गया था। इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? और अगला है कि यह एक गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन सा कथन सही है, तो केवल तीसरा सही है यहाँ पर। 2021 से भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के समन्वय और निष्पादन के लिए महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पहल को शुरू किया था। पीएम गति शक्ति तो 10वीं बार पढ़ाया है आपको। 100 लाख करोड़ रुपए का परिवर्तनकारी पहल है ये, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाना है। इसे BISAGN भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। अगला सवाल है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में आपको विचार करना है। 16 मंत्रालय के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसका ध्यान कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल हब जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने पर है। रक्षा गलियारा इस योजना का हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर भी इसी परियोजना के एक्सपेंशन में शामिल है। निम्न से कौन पीएम गति शक्ति 6 के स्तंभों का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है इसमें से? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे के सारे हिस्से हैं। पीएम गति शक्ति के 6 स्तंभ बनाए गए हैं। 6 स्तंभ बनाए गए हैं। 6 स्तंभ हैं। कौन कौन सा? व्यापकता, प्राथमिकता, निर्धारण और अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषणात्मक क्षमताएं, गतिशील निगरानी। ये सारे के सारे इसी के 6 स्तंभ हैं, जिस स्तंभों को लेकर पीएम गति शक्ति प्लान काम करता है। न्याय की देवी में परिवर्तन किया गया है। हाल ही में न्याय की देवी में सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन किया है। न्याय की देवी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्राचीन रोम में हुआ था। प्राचीन रोम में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। न्याय की देवी की उत्पत्ति प्राचीन रोम में हुई थी, जहाँ उन्हें यूस्टिस्तिया कहा जाता था। उन्हें न्याय, समानता और नैतिकता की देवी माना जाता है। प्राचीन ग्रीस में इन्हें डाइक कहा जाता था। और तराजू न्याय की समानता का प्रतिनिधित्व करता है। तलवार न्याय की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और आंखों पर पट्टी न्याय की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है न्याय की देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यायपालिका और कानूनी प्रणाली का प्रतीक है। इसकी आंखों पर पट्टी न्याय की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। पुस्तक ज्ञान का और कानून का प्रतिनिधित्व करती है। याद है, हाथ में से तलवार को हटा करके संविधान की पुस्तक डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न्याय का जो जस्टिस की देवी है, जस्टिस लेडी जिनको कहा जाता है, जो खड़ी रहती है, कोर्ट वगैरह में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने, उन्हीं के रूप में परिवर्तन किया गया है।
इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। सारे कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर मिसटाइप है, ए बी सी डी है, डी ऑप्शन यानी कि अंतिम ही है, यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि न्याय की देवी का महत्व और प्रतीक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऊपर ही मैंने आपको समझाया कि तलवार, तराजू, आंखों पर पट्टी, पैमाना, पुस्तक, इन सब का क्या प्रतीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं कि हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की गई। तो मैथिली भाषा की मांग की जा रही है। ये बिहार की भाषा है जिसको भारत के संविधान में 8वीं सूची में जगह दिया गया है। इसके लिए बिहार के लोग मांग कर रहे हैं, खासतौर से मिथिलांचल के लोग मांग कर रहे हैं इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए। लेकिन पहले बिहार सरकार तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे। बिहार में उर्दू और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैथिली नहीं है। हालांकि भारत सरकार के 8वीं सूची में शामिल है, वहाँ पर भाषा के रूप में मैथिली को जगह दिया गया है। अब इसका इतिहास 1100-1200 हर वर्ष पुराना है और मांग की जा रही है अलग अलग प्रूफ के आधार पर कि अगर आप असमिया को दे सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, तो आपको मैथिली को भी देना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पंजाबी कोई शास्त्रीय भाषा में नहीं आती है। बाकी तमिल, बंगाली और असमिया ये तीनों के तीनों शामिल हैं। ओके, तमिल होगा। तमिल को 2004 में मान्यता मिला है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 8, मलयालम 13, उड़िया 14 और मराठी 24, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को 2024 में दर्जा दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है अभी तय किया गया है। डेरॉन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आर्थिक विज्ञान पुरस्कार 2024 किसके लिए दिया गया है। तो क ख ग यहाँ पर दिया हुआ है। संस्थाएं कैसे बनती हैं, परिवर्तन के कारण, शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोत, बैंक और वित्तीय संकट पर शोध, न्यूनतम मजदूरी किसके लिए दिया गया है। तो संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे किसी देश की अच्छी संस्थाएं जैसे RBI, नीति आयोग, ये जो संस्थाएं हैं देश में जैसे DRDO, ये देश के समृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसी को लेकर इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। ये सबसे लेटेस्ट आपका करंट अफेयर है, इससे लेटेस्ट और कोई करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक का स्थान क्या था इस बार। तो ये इस्लामाबाद में हुआ है, बैठक इस्लामाबाद में हुआ है। 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में आयोजित की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो सबसे आसान सवाल है, शहबाज शरीफ हैं वर्तमान में, जो चर्चा में ही रहते हैं। आरोप है कि उन्होंने चुनाव धांधली करके जीता है सेना की मदद से। तापी परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे कच्चे तेल पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पाइपलाइन लगभग 1600 किलोमीटर लंबी होगी। विश्व बैंक 2003 से इस योजना में शामिल है। कौन सा कथन सही हो जाएगा। केवल दूसरा यहाँ पर सही, पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कच्चा तेल नहीं बल्कि ये पाइप में प्राकृतिक गैस को लेकर था, नेचुरल गैस को लेकर था। और विश्व बैंक नहीं है इसमें शामिल, बल्कि एशिया डेवलपमेंट बैंक शामिल है, ADB शामिल है। इसीलिए पहला और तीसरा यहाँ पर गलत था। इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। तापी इसको कहा जाता है। तापी परियोजना कब शुरू की गई थी बंधुओं। तो ये शुरू किया गया था 2015 में, लेकिन बस शुरू ही किया गया, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। RATS क्या है। RATS क्या है। तो यह आतंकवाद विरोधी निकाय है, रैट्स कहा जाता है इसको। ये SCO का एक निकाय है, SCO का एक निकाय है, SCO का है ये। RATS के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2002 में SCO की बैठक के दौरान की गई थी। यह आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने पर काम करता है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसकी राजधानी ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की तो कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। SCO की स्थापना कब हुई थी। तो 2001 में SCO स्थापित हुआ है। 2001 में SCO स्थापित हुआ है। कौन सा देश SCO का सदस्य नहीं है इसमें से। तो मंगोलिया सदस्य नहीं है इसमें से, मंगोलिया नहीं है। बाकी चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान,
भारत, ईरान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, ये सारे के सारे सहयोगी हैं। और जो एससीओ की आधिकारिक भाषा है वो है रूसी भाषा, और चीन की मंडारिन जो भाषा है, जिसको चाइनीज आप लोग कह देते हैं, वही भाषा है किसका, तो एससीओ का आधिकारिक भाषा है। असम समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1985 में असम स्टूडेंट यूनियन, राजीव गांधी और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। आसू कहा जाता है इस संगठन शॉर्ट फॉर्म में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 निम्नलिखित से संबंधित है। ये चर्चा में था, इसको लेकर फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए मैंने ये करवाया था। बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर है ये। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है ये, और बिल्कुल बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। तो अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 कब जोड़ी गई है, तो ये 1985 में जोड़ा गया है। 1985 में जोड़ा गया है। यह धारा असम समझौते के परिणाम स्वरूप जोड़ी गई थी। हाल ही में याहिया सिनवार की हत्या कर दी गई। वह कौन था, तो ये था हमास राजनीतिक ब्यूरो का अध्यक्ष था, और इजराइल ने मारा था, उसका वीडियो भी जारी किया था। याहिया सिनवार, हाल ही में इजराइल ने हमास प्रमुख याहिया सिनवार की हत्या कर दी है। हाल ही में रफ़ा समाचार में था। यह कहाँ पर स्थित है, तो ये फिलिस्तीन में गजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित है। गजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित है। और अगला है ट्विलाइट जोन के बारे में। ट्विलाइट जोन चर्चा में था, और इसको मैंने करवाया था आपको। यह महासागर का 200 से 1000 मीटर के बीच का क्षेत्र होता है। 200 से 1000 मीटर, 1000 मीटर ज़्यादा नहीं हो गया। इसे डिस्फोटिक जोन या मेसोपोलाजिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ट्विलाइट जोन मैंने पढ़ाया था कि भाई ये चर्चा में रहता है, पूछा भी जाता है, कृपया पढ़ लीजिए इसको। कुछ जीव भोजन खोरने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कुछ जीव भोजन खोजने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या यहाँ पर? इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों का तीनों सही है। गोधूली क्षेत्र एक विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र है, ट्विलाइट कहा जाता है। गोधूली बेला का मतलब होता है जहाँ पर हल्की सी प्रकाश रहे, बाकी अधिकांश अंधेरा ही रहे, जो कई असाधारण जीवों का घर है। इस क्षेत्र के जीव ने कई तरह से जीवन के लिए खुद को अनुकूलित किया है। कुछ जीव स्वयं को छिपाने, भोजन ढूंढने, साथी को आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस या जीवित जीवों द्वारा उत्पादित प्रकाश का उपयोग करते हैं। आपने जुगनू देखा है क्या, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो उसी प्रकार के जीव होते हैं यहाँ भी। कुछ प्राणियों के मुंह बड़े होते हैं ताकि वो अंधेरे में दुर्लभ शिकार से मुठभेड़ में अधिकतम लाभ उठा सकें। इस प्रकार के जीवों का वहाँ पर पारिस्थितिक बन जाता है। ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया गया मॉस्को में। मॉस्को रूस में किया गया है, मॉस्को। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुआ था। ब्रिक्स के नए सदस्य कौन हैं इनमें से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, तो ये सारे के सारे नए मेंबर हैं, सारे नए मेंबर हैं। इनमें से मिस्र में थोड़ा बहुत लोकतंत्र है, बाकी तो आपको पता ही है कहीं पर कोई लोकतंत्र है नहीं। रूस, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के रूप में पुनः ब्रांडिंग में शामिल, मतलब ब्रिक्स प्लस ग्रुप में ये लोग शामिल हुए हैं। और भी कई सारे देश जोड़ना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान भी जोड़ना चाह रहा था, लेकिन भारत ने अपोज किया कि इसे पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहिए। नवीनतम देश बन गए जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पिछले ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आमंत्रित किया गया था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में मान सकते हैं। कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है, तो 2021 में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्मेट में हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटा उपवर्गीकरण लागू करने का निर्णय लिया है, तो ये हरियाणा ने लिया है। एससी कोटा में उपवर्गीकरण लागू किया जाएगा, जिसको एक्सट्रीम एसटी ईएसटी करके नया एक आरक्षण के श्रेणी बनाया जाएगा, और जो एससीओं को आरक्षण मिला हुआ है उसी में थोड़ा सा सीट इनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। हाल ही में वंचित अनुसूचित वर्ग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो हरियाणा में वंचित किया गया है वंचित अनुसूचित वर्ग, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट इनको कहा जाता है, शेड्यूल क्लासेस ग्रुप में हरियाणा में किया गया इनको वर्गीकृत। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा मामला एससी और एसटी सैनिक उपवर्गीकरण से संबंधित है इनमें से, तो पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह का मामला है। 2024 को इसमें वैधता बरकरार रखा गया है। 2024 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को बरकरार रखा है।
1/2024 को सुप्रीम कोर्ट के मामले पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी को उपवर्गीकृत करने के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य अनुसूचित जाति जनजातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं ताकि सबसे वंचित समूहों की पहचान की जा सके, उन्हें अधिक केंद्रित लाभ प्रदान किया जा सके। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हरी झंडी दे दिया है। गैर गतिज युद्ध या जिसको व्हाट इज नॉन काइनेटिक वॉरफेयर इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा इसको, ये क्या है तो प्रत्यक्ष पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के बिना जो युद्ध होता है इसी को कहा जाता है कि भाई ये क्या है, तो ये गैर पारंपरिक युद्ध की तकनीक है। कर्मयोगी सप्ताह 2024 की अवधि क्या थी? इस 2024 में कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो अक्टूबर 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक कर्मयोगी सप्ताह मनाया गया है। कर्मयोगी सप्ताह ये दरअसल में सिविल सर्वेंट जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। ये सामान्य तौर पर कर्मयोगी सप्ताह का संबंध है किनसे? तो सिविल सेवकों की शिक्षा इत्यादि इससे संबंधित है। सेलिब्रेट द लर्निंग ऑफ सिविल सर्वेंट इससे संबंधित है। ये इसी संबंधित है कि सिविल सर्विसेज के जो अभी वर्तमान में हैं, आप नहीं, तैयारी करने वाले नहीं, जो ऑलरेडी बन गए हैं, उनके अंदर नैतिक और सामाजिक ज्ञान को डेवलप किया जाए। उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है वो खुद को महाराजा ना समझें, वो खुद को मालिक ना समझें, बल्कि सिविल सेवक समझें, आपके नौकर समझें वो खुद को। लेकिन आप कभी उनसे मिलिएगा, बात करिएगा तो आपको लगेगा कि भाई ये महाराज हैं इस ज़िले के। आप भी उसी माइंडसेट से जाएंगे। मिशन कर्मयोगी कब लॉन्च किया गया था? तो 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में आई गॉट प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा। तो ये किससे संबंधित है? तो ये सिविल सेवकों के लिए शिक्षण मंच है। सिविल सेवकों के लिए शिक्षण मंच है। हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में किया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज कहाँ पर? तो ये दिल्ली में हुआ है। इसके लिए तो आपको मैसेज भी आया होगा, दिल्ली में रह रहे होंगे तो आपको मैसेज आया होगा कि आप भी आ सकते हैं इसमें शामिल होने के लिए। अगला है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर 2 साल में होता है और ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के लिए अध्ययन की अगली अवधि को परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा हर 4 साल में आयोजित होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 वर्षों पर होता है और इस बार न्यू दिल्ली में हुआ है। ITUT के लिए अध्ययन की अगली अवधि को परिभाषित करता है। WTSA 24 का यही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 4 का 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। WTSA ITU का एक शासी सम्मेलन है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का एक शासी सम्मेलन है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसी का सम्मेलन था। इसमें क्या क्या चीज़ें था भाई कि भारत में या दुनिया में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप के हिसाब से परिवर्तन किया जा सके और शासन किया जा सके। हाल ही 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी आयोजित हुई है। कहाँ पर किया गया है इसका? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी का विषय क्या था? तो इसका था अगली डिजिटल लहर की रूपरेखा, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानक। इसका अगर इंग्लिश में देखेंगे तो चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेव, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये इसका विषय था। ये भी दिल्ली में ही हुआ है। भारत मोबाइल सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है, दिल्ली में हुआ है। वेयर इज़ द इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2024 इज ऑर्गेनाइज? तो न्यू दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। इसका विषय क्या था? तो विषय था भविष्य अब है। भविष्य अब है मतलब कि द फ्यूचर इज़ नाउ, ये इसका विषय था इस बार का। किस संगठन ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन किया है? इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्वव्यापी प्राकृतिक निधि, ये क्या है? इसको इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग, हिंदी में तो गलत नाम लिखा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका नाम है, ये इन्होंने ट्रांसलेशन में गलती किया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
WWF जिसको कहा जाता है, इससे भी ध्यान में रख सकते हैं आप। ब्लैक कलर का पांडा जो होता है वही इसका सिंबल है। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसी ने इसको रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 के बारे में कथनों पर विचार कर लीजिए। 1970 के बाद से वन्यजीवों की संख्या में 73% की गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में हुई है। दोनों कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसी के द्वारा लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि 1970 के पश्चात से 73% की कमी आई है। और सबसे ज़्यादा कमी लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका और कैरिबिया के जो क्षेत्र हैं उनमें आई है। कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो वैश्विक पर्यावरण और UNEP के द्वारा जारी की जाती है, UNEP के द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रकृति कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, देखता हूँ मैं इंग्लिश में, इन्होंने गलत लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ग्लैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में एक जगह है, इन्होंने इसका गलत ट्रांसलेशन कर दिया है। ग्लैंड कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है WWF नेचर का। मालाबार 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। पहला सवाल है कि हाल ही मत्स्य पालन सब्सिडी चर्चा में थी या किससे संबंधित है? तो ये खाद्य और कृषि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, WTO। सब्सिडी की जब भी चर्चा हो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के द्वारा कई सारे स्तरों पर सब्सिडी को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं। दुनिया के कई सारे देशों पर केस भी किए जाते हैं कि आप सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे विश्व का जो व्यापार व्यवस्था है वो प्रभावित हो रहा है, वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है। तो ये विश्व व्यापार संगठन को लेकर मत्स्य पालन सब्सिडी चर्चा में था। मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया। यह पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला WTO समझौता है। इसका उत्तर हो जाएगा C। दोनों का दोनों यहाँ पर सही है, दोनों का दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता 17 जून 2022 को 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया। यह समझौता सदस्य देशों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पहला सतत विकास लक्ष्य SDG लक्ष्य जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया। मत्स्य पालन सब्सिडी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर WTO में एक समझौता को अपनाया गया था। यह पहला SDG है जिसे बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से प्राप्त किया गया है। यह पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला WTO समझौता है। यह महासागरीय स्थिरता पर पहला व्यापक बाध्यकारी और बहुपक्षीय समझौता है तथा WTO की स्थापना के बाद से इस पर किया गया दूसरा समझौता है कि मत्स्य पालन को लेकर सब्सिडी दिया जा रहा था। उसी चीज़ को लेकर इसमें बोला गया है कि अति मत्स्य पालन जो है ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है। उन क्षेत्रों मत्स्य पालन नहीं करना चाहिए, या मत्स्य पालन के कारण से कई सारे जगहों पर समुद्र में क्या होता है तो शैवालों को नुकसान पहुंचता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर WTO में सब्सिडी को लेकर 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में इस समझौते के बाध्यकारी रूप से अपनाया गया था। हाल ही में ये चर्चा में भी था। निम्नलिखित सब्सिडी को संबंधित बॉक्स से मिलाएं। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये क्या है? तो ये है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सब्सिडी को लेकर बनाया गया अलग अलग प्रकार है। एक प्रकार का क्या है तो अलग अलग टाइप्स हैं जिनको अलग अलग बॉक्स का नाम दे दिया गया है। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ये 3 प्रकार के बॉक्स बनाए गए हैं। ओके, देखिए क्या है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति है। एम्बर बॉक्स उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रम जो व्यापार को विकृत करते हैं उनको रखा जाता है। ऐसे चीज़ें जिससे व्यापार विकृत हो जाती हैं उनको एम्बर बॉक्स में रखा जाता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में कमी, स्लो डाउन ऑफ सब्सिडी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, केवल A यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा गलत है। विश्व व्यापार संगठन कृषि सब्सिडी की पहचान करने के लिए बॉक्स का उपयोग करता है जो ट्रैफिक लाइट की तरह रंगीन होते हैं। हरा अनुमानतः उत्पादन या व्यापार में न्यूनतम विकृति के साथ, जिसको ग्रीन बॉक्स कहा जाता है। एम्बर यानी कि उत्पादन को धीमा करें या कम करें, क्योंकि ये सब्सिडी उत्पादन और व्यापार को विकृत कर रही है। आप सब्सिडी कम कीजिए क्योंकि इससे क्या हो रहा है, दुनिया की ट्रेड व्यवस्था प्रभावित हो रही है। और नीला उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रम जो अभी भी व्यापार को विकृत करते हैं उनको ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। ये अलग अलग बॉक्सेज हैं। WTO का एक प्रकार है
उन्होंने दुनिया भर के जो अलग अलग देश सब्सिडी देते हैं उनको इन तीनों बॉक्स में से किसी एक में रखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब्सिडी किस प्रकार का दिया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? देखिए अगला सवाल क्या है। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1995 में। ओके, कब हुआ था? 95, 1 जनवरी 1995 को ये लागू हुआ था। एओ पर ट्रैफिक व्यापार पर समझौता, सामान्य समझौता GATT, गैट जिसको कहा जाता है, कि उरुग्वे दौर के बातचीत की गई थी और 1994 मराकेश मोरक्को में इसका अनुसमर्थन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? तो 166 सदस्य हैं वर्तमान में। आप अगर जाएं, अगस्त 2024 तक 166 थे। आप अगर जाएं एग्जाम में तो एक बार इसको वेरीफाई करके जाएं। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR। ये चर्चा में था, मैंने इसको पढ़ाया भी था आपको। ओके, इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है। इनकी विद्युत क्षमता पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की क्षमता का 2/3 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छठे का उत्तर हो जाए, केवल पहला सही है, यहाँ पर केवल पहला सही है। और 1/3 के करीब में ही उत्पादन कर पाते हैं जो पारंपरिक रिएक्टर होता है, क्योंकि उसके तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। इनका हाईएस्ट जो होता है वो 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक ही होता है। 300 मेगावाट एक छोटा रिएक्टर उत्पादन कर सकता है, जो 1/3 ही है। बड़े रिएक्टर की तुलना में 1/3 ही है। बड़े रिएक्टर तो बहुत बड़े स्तर के होते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। भारत और एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को पंडित नेहरू जी ने किया था। ओके, भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालित हैं वर्तमान में? अभी का अगर हिसाब से देखेंगे तो वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर भारत में संचालित हैं, 22 संचालित हैं, और जिनकी स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट की है। इनमें 18 रिएक्टर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर हैं और 4 लाइट वाटर रिएक्टर हैं। ये रिएक्टर के अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए, ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पीटी में कन्फर्म होते हैं, पूछेगा ही पूछेगा आपसे। यूपीएससी पीटी में भी ऊर्जा सेक्टर से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से करके जाइए। जो चीज़ चर्चा में था उसको कर लेंगे, बाकी स्टैटिक में अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस पर काम करते हैं? तो ये परमाणु विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होता है? तो ये सन में देखने को मिलता है हमें। तो आर्टिफिशियल सन का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का ही है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का है। पृथ्वी पर कई सारे जगहों पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे फ्रांस में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें भारत भी भागीदार है, 200 करोड़ रुपए भारत ने भी उसमें डोनेट किया हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल सन बनाने का काम चल रहा है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया का माना जा रहा है कि शुरू किया जाए, जिससे पृथ्वी पर एनर्जी संकट दूर हो जाएगा। ओके, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जिस मशीन का निर्माण किया जाता है वो पीटी में पूछा है, ये यूपीएससी पीटी में या किसी स्टेट पीसीएस में, उसको कहा जाता है टोकामक मशीन। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया अगर जिस दिन संपन्न होनी शुरू हो गई बिल्कुल सही तरीके से, उस दिन पृथ्वी पर कोई एनर्जी का संकट रहेगा ही नहीं। हमारे चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी होगा। परमाणु संलयन और विखंडन के बीच में अंतर पर विचार कीजिए। कंसिडर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले। संलयन में भारी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान की संख्या अधिक होती है, जबकि विखंडन में हल्के परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या कम होती है। संलयन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह एक स्वसीमित प्रक्रिया है। इसका उत्तर हो जाए केवल बी, दूसरा सही है यहाँ पर, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। परमाणु विखंडन में भारी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या अधिक होती है, जबकि संलयन में हल्के परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या कम होती है। ऊर्जा विखंडन संलयन दोनों में शेष नाभिक का द्रव्यमान प्रतिक्रिया करने वाले नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। संलयन को सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि ये स्वनियंत्रित होती है। अगर हम इसमें नियंत्रक नहीं भी लगाएंगे तो ये खुद ही मशीन बंद हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत मैनुअल स्कैवेंजर के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ये पूछा गया है। जो हाथ से सफाई होती है, गंदगी की सफाई, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, ये तो होगा ही होगा।
समानता का अधिकार है ये। आर्टिकल 20(17) अस्पृश्यता का अधिकार है, ये भी होगा। 22 पर विचार करेंगे। 23 में है कि भाई बलात् श्रम वगैरह का प्रतिषेध कहा गया है, तो आर्टिकल 22 हो जाएगा जो इससे रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल 22 हो जाएगा जो इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी सब 14, 17, 21, 23 ये सब रिलेटेड है। 21 के तहत क्या है, तो गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार, क्या कहा जाता है इसको, गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार, जो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, तो मैनुअल स्क्रैवेंजर्स से। हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन चर्चा में था। यह कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी गोवा में आयोजित हुआ है, सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। गोवा में आयोजित हुआ है, गोवा में आयोजित किया गया, गोवा में आयोजित हुआ है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसका ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट विल बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत में निर्माण चुनौती किसके द्वारा शुरू की गई है, देखिए क्या है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, भारत में निर्माण एक चैलेंज के तौर पर किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई क्रिएट इन इंडिया चुनौती, इस पहल का उद्देश्य गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म निर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रतिभा को बढ़ावा देना है। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है ये किससे रिलेटेड है, तो गेमिंग, एनिमेशन, इन चीज़ को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये इसका उत्तर सी हो जाएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के बारे में विचार कीजिए, जिसको अप्सपा कहा जाता है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसके तहत सशस्त्र बल बिना वारंट के किसी परिसर की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार अप्सपा के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, दोनों को दोनों यहाँ पर गलत है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अप्सपा 1958, यह अधिनियम दशकों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया था, जिसे नियंत्रित करना राज्य सरकारों के लिए कठिन हो गया था। अप्सपा कानून सशस्त्र बलों और अधिनियम के तहत में निर्दिष्ट अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को मारने, बिना वारंट किसी परिसर की जांच करने, गिरफ्तारी करने, इन सभी चीज़ों का उनको अधिकार मिल जाता है। असीमित अधिकार होते हैं, और असीमित अधिकार जब भी किसी सरकारी एजेंसी, सेना या किसी को मिलता है तो क्या होगा, क्या चीज़ सीमित हो जाता है, तो आपका मूल अधिकार जो है ये सीमित हो जाता है। तो जहाँ पर भी अप्सपा लागू होगा वहाँ पर क्या हो जाता है बंधुओं, वहाँ पर मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। और अप्सपा जो लगाया जाता है तो ये थाने के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे कोई एक राज्य है, उसका पर्टिकुलर कोई जिला है, तो उसका कोई एक थाना है, वो अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार अप्सपा के बारे में अधिसूचना जारी कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों के लिए गृह मंत्रालय समय समय पर अशांत क्षेत्र अधिसूचनाएं जारी करता है। वर्तमान में नागालैंड के कुछ इलाकों में अप्सपा लागू है, अरुणाचल के भी कुछ इलाकों में है। कौन सा राज्य सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, तो त्रिपुरा इसमें से शामिल नहीं है। पहले त्रिपुरा भी था, एक समय में उग्रवादियों से प्रभावित था। वर्तमान में असम, नागालैंड और मणिपुर में आपको अप्सपा देखने को मिल सकता है। अप्सपा 1958 किस समिति से संबंधित है, तो जीवन रेड्डी समिति है, इसी से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 में भारतीय फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चर्चा में रहा। ऐसा पहला समारोह कब आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया जाता है, इसको लेकर पहला समारोह कब आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में किया गया था। 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 2022 ईस्वी के लिए दिया गया है। नए वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये हो जाएगा ए, अमरप्रीत सिंह जी हैं, उन्होंने इसका कार्यभार संभाला है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ने अपने 10 साल पूरे की। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2014 ईस्वी में हुई थी। जिसे प्रधानमंत्री मोदी झाड़ू लगा रहे थे, याद कीजिए, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान का विषय क्या था, 2024 में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है। इसका थीम क्या था, तो स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये चीज़ थीम रखा गया था किस चीज़ का, तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 का थीम रखा गया था। ये अक्टूबर में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल के उपलक्ष्य में ये चीज़ शुरू किया गया था।
10 वर्ष पूरे हो गए, उसी के उपलक्ष्य में चीज़ शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कब शुरू की गई है? व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च्ड? तो ये 2024 में शुरू किया गया बजट में, जिसमें 5,000 रुपये तक के मिनिमम इंटर्नशिप का आपको मिल जाएगा पैसा। प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। बजट जब लाया गया तो उसमें कहा गया कि कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा इंटर्नशिप देना युवाओं को, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया कि भाई अनिवार्य नहीं होगा। और इसमें ये चीज़ है कि आईआईटी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, आईआईएम हो गया, आईआईसी बेंगलोर हो गया, एनआईटी बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत मासिक सहायता क्या है? मासिक सहायता क्या है? तो भाई इसमें 5,000 है, 5,000 है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी। युवाओं को 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है। सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। एकमुश्त सहायता 6,000 दिया जाएगा, उसके बाद से सहायता राशि पर मंथ 5,000 का मिलेगा आपको इंटर्नशिप के दौरान। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तो 2010 में एक एक्ट के द्वारा किया गया था। और भारत दुनिया के चुनिंदा उन देशों में शामिल था जहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया। हमसे पहले न्यूजीलैंड ने बनाया था या ऑस्ट्रेलिया ने, देखिएगा एक बार। ओके, अगला सवाल उसी के बारे में है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश है। एनजीटी अधिनियम के अनुसार एनजीटी को 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामले को पूरा करना होगा। इसका उत्तर हो जाए केवल एक सही है। एनजीटी के अनुसार एनजीटी को 6 माह की अवधि के भीतर मामला पूरा करना होता है। तीसरा देश था, हमसे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शायद, और ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं ये देख लीजिएगा एक बार। न्यूजीलैंड है ये तो मैं बता सकता हूँ, और भारत है तीसरा देश। भारत तीसरा देश है जिसने दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर एक अलग ही हाई कोर्ट के लेवल का एक कोर्ट बनाया है। एनजीटी की अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें मेन बॉडी जो उसका बैठता है वो दिल्ली में है। और एनजीटी जो है ये पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों पर फैसला देता है, और क्विक फैसला दे लेकिन इसको बनाया गया था। इसकी शक्तियाँ हाई कोर्ट के समान हैं। एनजीटी के फैसले के खिलाफ केवल आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। इसने भारत की न्यायपालिका का भार भी कम किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना विचार कीजिए। एनजीटी के प्रमुख की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका डी हो जाएगा। एनजीटी के प्रमुख की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न कि वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए हुए थे, याद रहेगा ये चीज़। अगला सवाल है, निम्न से कौन से कानून एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो सारे ही हो जाएंगे, ये सारे एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के तहत ही आते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब स्थापित किया गया, कब बनाया गया? व्हेन वाज लद्दाख एस्टैब्लिश एज यूनियन टेरिटरी? 2019 में, ये आपको याद ही होगा, 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया था। और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर जो पूर्व राज्य था, इसका सामान्य बहुमत से विभाजन भी किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर अलग किया गया और उसका हिली राज्य जो था, हिली एरिया जो था लद्दाख, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अनुच्छेद 35A के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसने जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं दी। राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। छात्रवृत्ति के बारे में ऐसा कोई प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासियों का विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसमें शामिल है राज्य सरकार के लिए काम करने का अधिकार, राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। बसने का अधिकार है, छात्रवृत्ति अन्य प्रकार के सहायक अधिकार हैं, लेकिन 35A को भी निरस्त किया गया। ओके, 1952 के दिल्ली समझौते के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था, वो 35A ही था, लेकिन बाद में इसको निरस्त कर दिया गया। हाल ही में इसको निरस्त तो कर दिया गया। अब इसके तहत कोई विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं है राज्य सरकार को। भारत में राज्य गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राज्य गठन का अधिकार संसद के हाथों में है। अनुच्छेद 5 संसद को ऐसा अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का कोई प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। इसका केवल 1 सही हो जाएगा। राज्य को तोड़ना, राज्य को जोड़ना, राज्य का गठन करना, खत्म करना, ये सारे अधिकार भारत के संसद के हाथों में है। और संसद सामान्य बहुमत यानी कि
50% + 1 से ये फैसला ले सकती है आसानी से। ओके, और आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिलते हैं, न कि आर्टिकल 5 के तहत में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान का वह भाग है जो भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। इसे 1950 में संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। 6ठी अनुसूची के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची संविधान का एक हिस्सा है जो पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करती है। ATMM इसको कहा जाता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र थे, तो हमने अपने इतिहास से सीखा कि जनजातीय क्षेत्रों में जब भी कोई गैर जनजातीय लोगों का शासन प्रशासन चलाया जाता है तो विद्रोह हो जाते हैं। भारत के इतिहास में आपने जनजातीय विद्रोह बहुत सारे पढ़े होंगे, तो उसमें यही तो कारण होता है। तो इसलिए हमने एक संविधान में इसका उपाय निकाला कि किस प्रकार से इस तरह के विद्रोह को टाला जाए। तो हमने बोला कि ऑटोनोमस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हिल्स बना देंगे हम लोग। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है स्वायत्त जिले, जहाँ पर उनका अपना ही एक विधान परिषद टाइप का, विधानसभा टाइप का छोटा सा होता है, जिसमें लोग चुनकर आते हैं और अपने लोगों का शासन के लिए अपना ही कानून का निर्माण करते हैं। वो यहाँ पर देश का कानून या राज्य का कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस राज्य के राज्यपाल और इस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। तब तक राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल और उस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ऐसे राज्य ऐसे कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको, जैसे गारो, खासी और जयंतिया है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं मेघालय राज्य में। ओके, तो तीनों राज्य जो हैं, चारों राज्य, इन चारों में इस तरह के जगह आपको देखने को मिलेंगे। 6ठी अनुसूची 1949 में संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है, तो नागालैंड नहीं है। ATMM है, ATMM है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो गृह मंत्री करते हैं क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो होम मिनिस्टर होते हैं। जमैका की राजधानी कहाँ है, हाल ही में चर्चा में था, तो इसकी राजधानी है किंगस्टन, बी हो जाएगा इसकी राजधानी। जमैका एक है तो क्या है, एक तो कैरेबियाई राष्ट्र है, कैरेबियाई देश है, कैरेबियाई देश है जो आपका कहाँ पर हो गया, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो बीच में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। ये चर्चा में था, विवादों के कारण से चर्चा में था। हाल ही में क्या लिखा हुआ, DGAFMS बनने वाली पहली महिला डॉक्टर कौन है। DGAFMS क्या है ये, तो भारतीय सेना का डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस बनाया गया है। किसको, तो एक महिला को बनाया गया है, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है क्या, तो इनका नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्जन वाइस एडमिरल अनीता सरीन नाम है इनका। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या बनी है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस की पहली महिला प्रमुख बनी है एडमिरल अनीता सरीन जी। क्या बनी है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस। आर्म फोर्सेज सशस्त्र बल का मेडिकल सर्विस बहुत बड़ा सर्विस है इस देश में, उसका प्रमुख जो है एक महिला है। कौन है, तो उनका आरती सरीन नाम है, उनका आरती सरीन नाम है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसको। नाटो का महासचिव कौन बने हैं, तो मार्क रूटे बन गए हैं, अब ये बन गए हैं। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, डच राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 से नाटो के महासचिव के रूप में कार्य किया है। हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ, तो स्वीडन शामिल हुआ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी है, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी जी हैं, और यही बने हैं हु बिकम यंगर टू स्कोर इंटरनेशनल सेंचुरी। और इनका उम्र मात्र 13 वर्ष 188 दिन है, 13 साल के उम्र के हैं ये, और इन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर किया है। आप समझ ही सकते हैं कितना शानदार चीज़ है। एक चीज़ और है, ब्रुसेल्स के बारे में बताता हूँ, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सरकारी बस, रेल, ये सब कुछ फ्री है वहाँ की जनता के लिए, या कोई भी आदमी ब्रुसेल्स जाता है तो उसके लिए ये ब्रुसेल्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में जैसे महिलाओं के लिए फ्री है,
वैसे नहीं है, दिल वहाँ पर सभी के लिए फ्री है ये। इसका उत्तर आप ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय भी है, ध्यान रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने करवाया था आपको। बिहार राज्य का एक खिलाड़ी है जो 13 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर किया है। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो आपको पता ही होगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। और वायुसेना प्रमुख का भी मैंने करवाया है। परम रुद्र क्या है? तो ये नया लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर है, न्यूली लॉन्च सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके पश्चात मैंने आप लोगों से आंसर राइटिंग भी करवाया था कि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है ना। तो एक वेबसाइट है सुपर 500 करके, इस पर जो दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर हैं उनकी रैंकिंग रियल टाइम में बताई जाती है कि दुनिया में अभी सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कभी जापान के पास होता है, कभी अमेरिका के पास, कभी चीन के पास होता है। परम रुद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तीनों सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए गए हैं। इसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उत्तर हो जाए केवल ए यहाँ पर सही है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर HPC प्रणाली के साथ भारत की कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता और विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों सुपर कंप्यूटर भौतिकी से लेकर पृथ्वी विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान तक अनुसंधान का आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 130 करोड़ की लागत से बनने वाले तीनों कंप्यूटर को देश को समर्पित किया है। भारत जल्दी सुपर कंप्यूटर वगैरह का उपयोग आर्म फोर्सेज में नहीं करता है। ये अनुसंधान रिसर्च वगैरह के लिए किए जाते हैं ताकि नागरिकों को और भी ज़्यादा सुविधा दी जा सके, है ना। हाल ही में विकसित 3 सुपर कंप्यूटर कहाँ पर तैनात किया गया है? तो ये किया गया है 1, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, पूना, दिल्ली और कोलकाता में। ओके, पूना, दिल्ली, कोलकाता में किया गया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब शुरू किया गया था? इसीलिए उत्तर लेखन आवश्यक होता है हर एक टॉपिक पर। कब शुरू किया गया था? ये तो 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत देश में अच्छे किस्म के बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना है, जिससे देश के सभी रिसर्च विभाग जो हैं उनके पास अपना सुपर कंप्यूटर हो। देश के जितने भी हाई इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT हो गए हायर एजुकेशन के लिए, उन सभी के पास में सुपर कंप्यूटर होना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ट्रेंड कर सकें। हाल ही में अर्का और अरुणिका चर्चा में थे। ये क्या है? अर्का और अरुणिका क्या है ये बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाए? हो सकता है 13 दिसंबर को आपको पेपर में दिखे। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC सिस्टम है जिनको नाम दिया गया अर्का और अरुणिका। प्रधानमंत्री मौसम जलवायु अनुसंधान के डिजाइन किए गए उच्च प्रदूषण कंप्यूटर, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स जो होते हैं प्रणाली को अर्का व अरुणिका के उद्घाटन के बारे में जानकारी दी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाले जो होते हैं अर्का और अरुणिका, ये सुपर कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 ये सुपर कंप्यूटर का नाम था। भारत सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता था? तो विजय पांडुरंग भटकर को जाना जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने 3 सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किए, उस पर आधारित ये 10-15 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। इस मिशन की अवधि 2015 शुरू होकर 5 वर्ष की है। 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर का ग्रिड बनाया गया है अभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की, जिसका अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए है। यह 7 वर्षों 15 से 22 की अवधि के लिए था। मिशन का उद्देश्य 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाले सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना करना है। देश भर में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थानों को सशक्त बनाना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू करने के लिए कौन सा संगठन सहभागी नहीं है इनमें से? इसका उत्तर सी हो जाएगा 3 और 4। IIT दिल्ली और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये सहभागी नहीं है। बाकी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र जो है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको CDAC कहा जाता है, IIC बेंगलोर जो है, ये दोनों शामिल है इसमें। ओके। ताइवान जलडमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? तो ताइवान और चीन के बीच में स्थित है ये। ताइवान और चीन के बीच में ताइवान जलडमरू मध्य, जिसे फार्मोसा जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है, 180 किलोमीटर चौड़ा जलडमरू मध्य है जो ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग अलग करता है।
यह जलडमरू मध्य वर्तमान दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सहमति व्यक्त किया है? किसने? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने व्यक्त किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका पूर्वी भाग जो है ये काफ़ी उपजाऊ है। इसका जो बिल्कुल वेस्टर्न का इलाका है यहाँ पर बालू है, ये रेत का टीला है यहाँ पर पूरा। लेकिन पूर्वी भाग देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से नहर प्रणाली का भी विकास हुआ है। तो उसी के क्रम में पूर्वी राजस्थान नहर का विकास 2 राज्य मिलकर करेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना काली सिंध, पार्वती, मेज, चाकन बेसिन में उपलब्ध मानसून जल का उपयोग करेगी, जिससे राजस्थान के जो सूखे जिले हैं उनको पानी मिल सके। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदियां शामिल हैं? तो 3 और 4 हो जाएगा। चंबल और बनास शामिल है। चंबल और बनास जो नदियां हैं ये इसमें शामिल हैं। चंबल बेसिन के भीतर जल का अंतर बेसिन स्थानांतरण बनास, गंभीरी, बाणगंगा जैसे जल की कमी वाले उप बेसिनों में मोड़कर किया जाएगा, जिससे कौन कौन से जिलों को लाभ मिलेगा? तो अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाड़ा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जिले जो हैं ये राजस्थान के पूर्वी जिले हैं। इन सभी को जल की उपलब्धता होगी। कहाँ से निकलेगा राजस्थान का नहर? हरिके से निकलेगा। हरिके से निकलेगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बंधुओं? तो सिंगार चोरी चोटी है। चंबल नदी है भारत की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। इसका उद्गम विंध्य पर्वत इंदौर मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलान पर स्थित सिंगार चौड़ी चोटी से है। यह लगभग 346 किलोमीटर दूर है। तब तक मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इस नदी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, जो इस राज्य की उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। चंबल नदी के किनारे कोटा है आपका शहर, बहुत ही खूबसूरत सा। अगला सवाल देखिए क्या है 15 नंबर। चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये इटावा के समीप मिल जाती है। यूपी में भी बहकर आती है चंबल नदी। भारत की सबसे साफ नदी है ये। इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ काफ़ी अच्छे तरीके से पाए जाते हैं और यहाँ पर कई सारे बांधों का भी निर्माण किया गया है। ओके, कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंध नदी नहीं है। सहायक नदी हैं बनास, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती आदि। चंबल नदी का मुख्य विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ये सब चंबल नदी पर प्रमुख बिजली की परियोजनाएं हैं। हाल ही में मैगी स्मिथ का निधन हो गया। वह क्या थी? तो ब्रिटिश अभिनेत्री थी। ये हैरी पॉटर सीरीज आपने देखा होगा, उसमें ये अभिनेत्री थी। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना ही भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ननबदीज। तो राजस्थान में स्थित है चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। चंबल अभयारण्य उत्तर भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत कछुए और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए चंबल नदी बेसिन में स्थित है। इसका क्षेत्र 5400 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश त्रिराज्य क्षेत्र में ये संरक्षित रिजर्व आता है। मुख्य रूप से राजस्थान में हिस्सा में है ये। ओके, कौन से सतत विकास लक्ष्य इको टूरिज्म से संबंधित है? तो SDG 13 जो है ये इको टूरिज्म से संबंधित है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये शीर्ष पर था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अरल सागर किसके बीच में स्थित है? तो अरल सागर जो है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। अब ये सूख चुका है, अब ये सूख गया है। UPSC ने 2018 में पूछा था कि हाल ही में कौन सा सागर है जो मानवीय कारणों से सूख गया है बिल्कुल ही। ये कभी सागर हुआ करता था, कैस्पियन सागर से थोड़ा सा ही छोटा था ये, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल धूल है। तो ये कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ऑक्सफोर्ड एटलस पर अभी भी इसको दिखाते हैं, लेकिन सूखा हुआ दिखाते हैं इसको। ठीक है, कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से 5 का उत्तर हो जाएगा डी। यूक्रेन की सीमा कैस्पियन से नहीं लगती है। अजरबैजान, जहां पर COP29 का आयोजन संपन्न हो गया है कल। ईरान, रूस, इन सभी की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्री शिगेरू इशिबा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? ये हुआ है वियतनाम में आयोजित किया गया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित हुआ था। हाल ही में इसरो का शुक्र मिशन खबरों में था, इसके बारे में जरा बताइएगा।
मिशन सतह अधोसतह स्थिरीकरण, पुनः सतहीकरण प्रक्रिया, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, संरचनागत विविधता आदि पर काम करेगा। शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन करने का कोई प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये शुक्र ग्रह से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, और शुक्र को लेकर ही हमारा पहला मिशन होगा। इसमें सभी चीज़ें शामिल हैं। शुक्र ग्रह पर वॉल्केनिक हॉट स्पॉट वगैरह जो है उसका भी इसमें डिटेल अध्ययन किया जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। शुक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह एक छोटा गैसीय ग्रह है। इसमें अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड और एक गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड बादल है, H2SO4 इसका बादल है यहाँ पर, जिसको अम्लराज कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये गैसीय, यह शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, एक स्थलीय ग्रह है, गैसीय ग्रह नहीं है, इसीलिए पहला गलत था। अपने कक्षीय पड़ोसी पृथ्वी के द्रव्यमान और आकार में सबसे निकट है ये। शुक्र का वायुमंडल स्थलीय ग्रहों में सबसे घना है, जो कि मोटे एसिड से बना हुआ वायुमंडल है। इसका एसिड से वायुमंडल बना हुआ है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। कौन सा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है? तो सबसे निकट का शुक्र ही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। शुक्र मिशन के प्रक्षेपण का अपेक्षित समय क्या है? तो मार्च 2028 में भारत की सरकार इसरो जो है वो इसको प्रक्षेपित कर सकती है। मार्च 2028 में अभी रखा गया है समय, मार्च 2028 रखा गया है। स्ट्रैटिग्राफी क्या है? स्ट्रैटिग्राफी चर्चा में रहता है। क्या है ये? तो ये है चट्टानों की परतों के निर्माण का अध्ययन करना, स्ट्रैटिग्राफी कहलाता है। स्ट्रैटिग्राफी कहलाता है। और आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में तुवालू खबरों में था, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी फुनापुटी है। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यह पोलिनेशिया का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखेंगे आप तो पोलिनेशिया है कहलाता वो रीजन, उसी का हिस्सा है। इसका कैपिटल कहाँ है? तो फुनापुटी है इसका कैपिटल। ठीक है। एटॉल से बना हुआ है, ये एटॉल से बना हुआ है। जनसंख्या इसकी 12,373 है मात्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। तुवालू की भाषा तुवालुअन है, जो सामोआ से काफ़ी मिलती जुलती है। तुवालू की सरकार एक संसदीय लोकतंत्र है। प्रशांत द्वीपीय जलवायु गतिशीलता और रूपरेखा का निर्माण जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आबादी वाले देशों में से है ये, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में ये देश निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि डूब जाएगा। प्रशांत महासागर का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे डूबने का संभावना है तुवालू पर। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का।